दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है। एक तरीका तो ये है कि सेल को एक सेल इसका ईएमएफ था E1, उसको हमने कनेक्ट किया और उसके लिए नल पॉइंट निकाल लिया। सपोज L1 लेंथ पर आया नल पॉइंट, तो उस सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा KL1। सबसे पहले क्या करेंगे हम AB वायर के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट करने का मतलब यहाँ बैटरी है, ये बैटरी है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम रियोस्टेट में कोई एक वैल्यू फिक्स कर देंगे रेजिस्टेंस की, तो VAB फिक्स हो जाएगा। VAB बाय LAB यानी पूरे वायर के लेंथ से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी K, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। और फर्स्ट सेल को कनेक्ट किया L1 लेंथ में हमें नल पॉइंट मिल गया, तो KL1 will be equal to E1 EMF of the cell connected there। फिर उस सेल को निकाल दो, दूसरे सेल को कनेक्ट कर दो और L2 लेंथ पर मान लो आ गया सेकंड सेल के लिए नल पॉइंट, तो E2 will be equal to K, दोनों को डिवाइड कर दो, E1 by E2 is equal to L1 by L2, यानी दोनों सेल्स के लिए जो नल पॉइंट की लेंथ आई है उस लेंथ को डिवाइड करने से सेल का EMF हमें कंपैरिजन ऑफ यूनिट। लेकिन ये बात केवल थ्योरी में सुनने के लिए अच्छी है, प्रैक्टिकल में तुमसे क्या बोला जाएगा लैब में, एटलीस्ट 6 रीडिंग्स लेना है। और यहाँ पे 6 रीडिंग का मतलब हो जाएगा 12 रीडिंग, क्योंकि 2 से 6 रीडिंग मतलब 6 टाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट E1 by E2, 6 times you have to find L1 and L2, then it becomes 12 times। तो फिर हर बार सेल को लगाया फिर निकाला, फिर लगाया फिर निकाला, 12 बार ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम दोनों सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ एक पैरेलल सर्किट बना देंगे दोनों सेल्स का, ऐसे, ठीक है। ये सेल P1 इसके साथ K1 और इसके साथ K2। जब हम K2 वाली की निकाल देंगे और K1 वाली प्लग को लगा देंगे तो ओनली E1 सर्किट में रहेगा, इसका सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर इसकी तो प्लग को निकाल के इसको लगा देंगे तो ये सर्किट में आ जाएगा, इसका वाला नल पॉइंट में मिल जाएगा, एक सेट ऑफ रीडिंग हो जाएगा। सेकंड सेट ऑफ रीडिंग कैसे लेंगे, फिर से इसकी को लगा देंगे, फिर फर्स्ट सेल का नल पॉइंट निकालेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, जो पहले आया था वही फिर से आ जाएगा, बिकॉज सेल वही है, K भी वही है, तो L1 क्यों चेंज होगा, तो फायदा क्या हुआ सेकंड रीडिंग लेने का। तो हम क्या करेंगे, K को चेंज करेंगे, यस, K को कैसे चेंज करेंगे, रियोस्टेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो VAB विल चेंज, VAB चेंज होगा तो K चेंज हो जाएगा, बिकॉज K इज इक्वल टू VAB बाय LAB। LAB को तो चेंज नहीं कर सकते, वो पोटेंशियोमीटर बन के आ गया दुकान से, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो K को चेंज करने के लिए हम रियोस्टेट को चेंज करेंगे तो VAB चेंज हो जाएगा, K will change and the new set of L1 values of L1 and L2 will get। फिर सेकंड E1 E2 की वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली सेम आनी चाहिए क्योंकि सेल्स तो सेम है और EMF इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, तो वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब 6 सेट ऑफ रीडिंग्स करोगे तो E1 by E2 अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। लैब में यहाँ जो सेल्स दिएगा वो कौन कौन से दिएगा, नाम बताओ। 2 सेल्स दिए, लैक्लांशियन सेल एंड डेनियल सेल, ठीक है। तो डेनियल सेल और लैक्लांशियन सेल यूज किए गए हैं। लैक्लांशियन सेल वो जो पॉट में रहता है, डेनियल सेल कॉपर पॉट में, ठीक है। लैक्लांशियन सेल का EMF डेनियल सेल के EMF से थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए तुम क्या करना, E1 मानना लैक्लांशियन सेल को और E2 मानना डेनियल सेल को, तो ये रेशियो तुम्हारा 1 से बड़ा आ जाएगा। अगर उल्टा कर दिए तो भी गलत नहीं होगा, बट सबका रीडिंग एक जैसा दिखाई दे इसलिए ऐसा करना है। E1 हम किसको मानेंगे, लैक्लांशियन सेल, ठीक है, लैक्लांशियन सेल, और E2 किसको मानेंगे, डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है। तो लैक्लांशियन का EMF डेनियल से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये रेशियो तुम्हारा 1.10 से 1.30 के बीच में आना चाहिए, कुछ ऐसे आया। बाद में देख लेना, बाद में देख लेना। तो E1 by E2 अप्रोक्सीमेटली इतने आने चाहिए हर बार लगभग इतना है, मतलब सही है। और एक चीज हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी वाले एक्सपेरिमेंट्स में जो मेन स्विच होगा, जैसे हमने बैटरी यूज किया, लैब में हम लोग बैटरी की जगह बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे, तो मेन स्विच ऑफ करते रहना है हर एक रीडिंग के बाद। व्हाई,
यस, ये जो वायर्स है ना इतने सारे, स्पेशली ये जो हाई रेजिस्टिविटी वाला वायर, ये हीट हो जाता है और इसके हीट हो जाने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। फिर तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने आप से चेंज होता रहेगा, तुम चेंज नहीं करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। फिर तुम बिना चेंज किए ही देखोगे कि हर बार जब हमने के चेंज नहीं किया तो L1 क्यों चेंज हो रहा है, तो इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि तुम बार बार स्विच ऑफ नहीं किया और फिर ये वैल्यू भी सेम नहीं आएगी, ये भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी एक्सपेरिमेंट हर रीडिंग के बाद तुम्हें स्विच ऑफ करना है, चाहे ओम्स लॉ हो, मीटर भी हो, पोटेंशियोमीटर हो, कोई भी सब में करना है। और एक एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना क्या करना है। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। सपोज ये हमारा सेल था, इसका ईएमएफ था ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कि था स्मॉल आर, और ये हमने सेल को एक बॉक्स में भर दिया। ठीक है, समझ आया? इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पे दिखाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता लगा। तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू पैरेलल सेल्स, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया और इसके साथ ही ये सर्किट हमारा काम आएगा इसके लिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने लैब में नहीं किया, हमारे पास ऑप्शन था उसे छोड़ने का, तो हमने छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है, दिखाई दे रहा है, लाइट ऑफ है, दिख रहा है? ठीक है, देखो अब क्या करेंगे। सपोज हमने K1 को प्लग इन कर दिया, K2 को नहीं किया, तो क्या होगा? इस वाले लूप को देखो, ये जो लूप है, इस लूप पे फोकस करो। अगर हमने K2 को प्लग आउट कर दिया, K1 को प्लग इन किया, तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम अभी तक पढ़ रहे हैं। सेल का ईएमएफ और उधर VAB, तो जो कंपैरिजन हुआ, सेल के ईएमएफ को हमने VAB से कंपेयर कर दिया, ईएमएफ इक्वल टू VAB। यहाँ तक बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम दोनों चीज को प्लग इन कर देंगे, K1 और K2 को, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या डिफरेंस होगा? इन पॉइंट्स पे फोकस करोगे, P और Q पॉइंट्स पर, P और Q पर। जब K2 को प्लग इन नहीं किया था, रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं था, तो PQ पॉइंट्स पर हमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने जॉकी को इधर कनेक्ट कर दिया, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी इस सेल से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। क्योंकि सेल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन होता है E equal to EMF minus IR. If no current is being drawn from the cell, then terminal potential difference is equal to EMF. यानी cell will provide maximum energy because no current is being drawn from it. लेकिन जब हमने इसकी को भी कनेक्ट कर दिया, अब PQ पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें, इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि बैलेंस हो गया। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा, बट यहाँ पर देखो इस लूप में करंट फ्लो होता है। आई बात समझ नहीं आई? चलो फिर से समझाते हैं दूसरे तरह से। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के P और Q टर्मिनल्स हैं। तो जब हम VAJ को कंपेयर कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q यानी VPQ क्या चीज है? अंदर सेल और रेजिस्टेंस बॉक्स, वहां एनर्जी खर्च हो गई, उसके बाद जो बचा दैट इज VPQ। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है ना? देखो एक बॉक्स है ना हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर एक सेल अगर रखा हो, ठीक है, मान लो एक सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बॉक्स के दोनों एंड्स पर बैटरी एक बॉक्स में आती है, तो मान लो PQ ये एंड्स में, अगर यहाँ सेल है तो PQ एंड्स पर हमें कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? E equal to P minus IR, इतना मिलेगा।
अगर कोई करंट सेल से नहीं ली जा रही है तो V विल बी इक्वल टू E, EMF के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ एक छोटा सा सर्किट अंदर और बना दें तो क्या होगा, भले ही यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट यहाँ तो हो रहा है, तो सेल अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से कम होगा। अब आइए बस में, तो इस सर्किट को अगर हम हटा दें तो VPQ विल बी इक्वल टू E, अगर इसको कनेक्ट कर दें देन VPQ विल बी इक्वल टू E माइनस IR। अब आगे बस में, तो वैसा ही यहाँ पे किया, पहले K1 को लगाया, K2 को नहीं लगाया, तो VAJ विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। टाइम हो गया तो ये पूरा करना भी तो जरूरी है, बस 2 मिनट रुको अभी। If K1 is closed and K2 is open, K2 को निकाल दिया, K1 को लगा दिया, then what happens, VAJ is equal to EMF of the cell and this is supposed equal to K alpha, तो EMF equal to क्या रहेगा, K alpha, और if K1 and K2 both are closed, K1 and K2 both are closed, then what happens, VAJ will be equal to terminal potential difference। हाँ ठीक है, तो बात ही सही है, तो ये मान लो K2 और V की वैल्यू क्या होगी, E माइनस IR इक्वल टू K2। ठीक है, अब अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इस बाय 2/1 कर दो या 1/2 कुछ भी कर सकते हैं, या एक काम करो इसको B ही रहने दो, फिर डिवाइड करने से क्या आएगा, E by B is equal to L1 by L2। फिर E और V का जो रिलेशन ये वाला, इसको यूज करेंगे और यहाँ से V की जगह हम I कैपिटल R भी लिख सकते हैं, ये भी याद होगा क्यों लिखा है, अगर सेल वाला याद हो लेक्चर, V is equal to IR। देखो V क्या चीज है, VPQ है, और VPQ क्या है, पैरेलल ब्रांचेस में ये ब्रांच और ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, तो चाहे तो E माइनस IR लिखो या नीचे वाले को देखकर I इनटू कैपिटल R लिखो। कैपिटल R क्या चीज है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ हम I कैपिटल R लिख सकते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और अल्टीमेटली R की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी कैपिटल R E by B minus 1 and E by B is L1 by L2, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं L1 by L2 minus 1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, R यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस लगाया था, L1 और L2, L1 और L2 क्या चीज होंगे, जब K1 को क्लोज किया K2 को ओपन किया तो नल पॉइंट कहाँ आया, दैट इज L1, दोनों को क्लोज किया तो नल पॉइंट कहाँ आया, दैट इज L2। फिर इस फार्मूला से R की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए K को चेंज करना होगा, K को चेंज करने के लिए रियोस्टेट को एडजस्ट करें, ऐसे ही 6 रीडिंग्स करें। ठीक है।